हेलो एवरीवन। आज हम एक पावरफुल आर्टिकल पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो का मतलब होता है जाने देना, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। इस एक आर्टिकल के थ्रू आप ऑलमोस्ट 53 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स सीख सकते हो, जिसमें कि फ्रेजल वर्ब्स भी हैं और कुछ इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A school teacher once noticed that one of her brightest students had grown unusually quiet. तो एक स्कूल टीचर ने एक बार नोटिस किया कि जो उसके ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स मतलब अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में से एक था, वो अचानक से अनयूजुअल तरीके से, क्वाइट मतलब चुप हो गया बिल्कुल। यूजुअल का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी होता है, लेकिन अनयूजुअल हो गया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, मतलब कि वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, अस्वाभाविक है। तो इतना क्वाइट हो गया था, चुप हो गया था। व्हेन शी जेंटली आस्क्ड व्हाट वाज ट्रबलिंग हिम, द चाइल्ड पुट ऑन अ ब्रेव फेस एंड रिप्लाइड। ये जो है, ये एक्सप्रेशन है पुट ऑन अ ब्रेव फेस, और इसका मतलब ये इडियम है एक्चुअली। इसका मतलब होता है बहादुर होने का, दिखावा करना, नाटक करना और अपने दुख को छिपाना। तो अगर कोई दुखी है और वो बस दिखा रहा है ऐसे कि ना मुझे तो कोई दुख नहीं है, दैट मीन्स ही और शी इज पुटिंग अप अ ब्रेव फेस। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, नथिंग मैम, कि कोई दुख नहीं है मुझे, कोई चीज मुझे परेशान नहीं कर रही है। Years later, she realized that the boy had been silently grappling with the turmoil of his parents' constant arguments. सालों बाद उसको एहसास हुआ, टीचर को एहसास हुआ कि जो वो बच्चा था जो अचानक से चुप हो गया था, वो चुपचाप ग्रैपल कर रहा था। तो ग्रैपल विद, ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया। ग्रैपल का मतलब ऐसे होता है कि जूझना, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम से। तो वो किस चीज से ग्रैपल कर रहा था, टर्मोइल, उथल पुथल। तो टर्मोइल का मतलब होता है कि ग्रेट कंफ्यूजन की कोई सिचुएशन हो जाए, टर्मोइल। सो पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, इट मीन्स उथल पुथल या अशांति हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए, इमोशनल अनरेस्ट हो जाए। तो वो इससे जूझ रहा था। और वो टर्मोइल क्यों थी उसकी लाइफ में, पेरेंट्स कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, उसके माता पिता के जो लगातार होने वाले आर्ग्यूमेंट्स थे, बहस थी। यहाँ पे देख लीजिए, बाद में ये अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन फिनिश हो रहा है एस से। तो उसमें अगर इन इन दिस केस अपोस्ट्रोफी यहाँ लगता है। जैसे अगर सिंगुलर हो गया मदर्स आर्ग्यूमेंट्स, तो ऐसे हो जाएगा, फादर्स सिंगुलर के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लूरल डिनोट कर रहा है और एस से खत्म हो रहा है ये नाउन, तो हम उसके बाद लगाते हैं। और ये पोजेशन ही बताता है कि उनके जो पेरेंट्स के बीच में होने वाले लगातार बहस होती थी, उसकी उथल पुथल से वो बच्चा जूझ रहा था, अचानक से फिर चुपचाप हो गया वो। लाइफ ऑफन कंडीशंस अस टू मास्क आवर पेन बिहाइंड पोलाइट स्माइल्स। अब यही तो है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो जिंदगी हमको ऐसे कंडीशन कर लेती है। ठीक है, कंडीशंस यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। ये वो वाला नाउन नहीं है, कंडीशन मतलब स्थिति, वो नहीं है ये यहाँ वर्ब का काम कर रहा है कि लाइफ हमको कई बार ऐसा कंडीशन कर देती है, मतलब ऐसा बना देती है, ढाल देती है, हमको ऐसा ट्रेन कर देती है कि हम मास्क कर लें। मास्क यहाँ पे है कि छिपा लें, ये भी वर्ब है यहाँ पे, टू मास्क, छिपाना, हाइड करना, आवर पेन बिहाइंड पोलाइट स्माइल। कि कोई पूछे कैसे हो, अंदर से दुख है लेकिन स्माइल करके बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है। तो ये क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि दूसरों को मत दिखाओ क्या तकलीफ है, क्या दुख है। लाइफ ऑफन कंडीशंस अस टू मास्क आवर पेन बिहाइंड पोलाइट स्माइल्स, बट सप्रेस्ड इमोशंस, लेकिन अगर हम इमोशंस को ज्यादा सप्रेस करते रहे, बार बार उनको दबाते रहे, ठीक है, सप्रेस करते रहे, नेवर ट्रूली वैनिश। तो वो ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिमाग से चले जाएंगे, वैनिश मतलब गायब नहीं हो जाएंगे, हमारे मन में ही कहीं छिपे रहेंगे। दे मियरली लाई डोमेंट, डोमेंट। तो डोमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब कि जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो, वो इनएक्टिव होकर, केवल इनएक्टिव होकर वो हमारे दिमाग के अंदर बसे रहेंगे। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू रीसर्फेस, बस एक मौके की जरूरत है उनको, वो दोबारा से सामने रीसर्फेस कर सकते हैं, दोबारा से आ सकते हैं हमारे सामने। अभी वो कौन सी एक्टिविटी, अभी वो किस अवस्था में है, डोरमेंट। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय,
इनएक्टिव बने हुए हैं वाले थॉट्स, वो इमोशंस जो हमने किसी के साथ शेयर ही नहीं करे। वी स्पेंड सो मच एनर्जी पुटिंग अप फ्रंट ऑफ इनविंसिबिलिटी। हम इतनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं या लगाते रहते हैं क्या करने में? पुटिंग अप अ फ्रंट। ये भी एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि दिखावा करना, अपनी भावनाओं को छिपाना, प्रिटेंड करना कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। तो यहाँ पे हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, मतलब कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, स्ट्रांग है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके इसके पीछे हम काफी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं और हम क्या दिखावा कर रहे हैं? इनविंसिबिलिटी का, कि हमको कोई हरा नहीं सकता, हम तो क्वालिटी हमारे में ऐसी क्वालिटी है कि हमको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंसान इनविंसिबल है, इसका मतलब उनको कोई हरा नहीं सकता, वो अजेय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं दिखावा करने की कि हमको तो कोई हरा नहीं सकता, मैं कभी डिफीटेड नहीं हो सकता। दैट वी फॉरगेट जेन्युइन स्ट्रेंथ। जेन्युइन मतलब रियल, कि असली स्ट्रेंथ ऑल्सो लाइज इन द कैंडिड एडमिशन। कैंडिड मतलब क्लियर, स्पष्ट तरीके से, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि असली स्ट्रेंथ इस पर भी बसी रहती है कि हम स्पष्ट तरीके से एडमिट कर ले, आई एम नॉट ओके टुडे। कोई पूछता है और अगर हम ठीक नहीं है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं आज। जरूरी नहीं है दैट वी हैव टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और फिर अपने इमोशंस को सप्रेस 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 करके रखें अपने दिमाग के अंदर। पिक्चर कैरिंग अ रुकसैक। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर वो नाउन नहीं है कि पिक्चर, यहाँ पे है वर्ब का काम कर रहा है कि आप इमेजिन करो, पिक्चर करो अपने आप को। सो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि आप इमेजिन करो समथिंग इन योर माइंड। आप पिक्चर करो कि आप कैरी कर रहे हो, उठा के रखा हुआ है आपने एक रुकसैक। तो रुकसैक एक तरीके का बैग है जो पीठ पर हम टांगते हैं, और जैसे हाइकिंग पे जाते हैं तो रुकसैक टांग लेते हैं पीछे। ठीक है, तो पीठ पे, और रुकसैक लेडन भरा हुआ है विथ स्टोन्स एवरी सिंगल डे, मतलब हर दिन उसमें क्या भरे हुए हैं? पत्थर भरे हुए हैं। ये आपको इमेजिन करना है कि आप एक रुकसैक वाला बैग उठा के घूमते फिर रहे हो जो कि पत्थरों से भरा हुआ है। ये आपको रोज इमेजिन करना है। एट फर्स्ट द वेट सीम्स टॉलरेबल। तो शुरू शुरू में जब आप इसको इमेजिन करोगे तो शुरू में तो आपको उसका वेट, वजन जो होगा वो लगेगा कि हाँ आप इसको झेल सकते हो, सह सकते हो, उठा सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इवन अ शॉर्ट वॉक बिकम्स एन आर्ड्यूअस आर्ड्यूअस ऑर्डील। ये दोनों वर्ड्स, इसका मतलब हो गया आर्ड्यूअस, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, कठिन। छोटी सी वॉक कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल। ऑर्डील का मतलब होता है कि अ वेरी अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा हो जाएगा? बहुत ही डिफिकल्ट, जिसको आप झेल नहीं पाओगे फिर। और वो छोटी सी वॉक भी आप उस रुकसैक जो कि पत्थरों से भरा हुआ है, फिर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बहुत दिनों से वो वेट उठा के घूम रहे हो। Emotional baggage operates in precisely the same manner। तो हमारे जो दिमाग में इमोशन मतलब भावनाओं का जो बैगेज है, बोझ है, वो भी ऑपरेट करता है, काम करता है इन प्रिसाइसली, मतलब ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये रुकसैक वाला एग्जाम्पल दिया। सो यहाँ पे जो ऑपरेट है वो वर्ब है, इमोशनल बैगेज भी उस तरीके से काम करता है, ठीक उसी तरीके से, प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली द सेम मैनर। अ कॉस्टिक रिमार्क फ्रॉम अ कॉलीग। कॉलीग मतलब साथ में काम करने वाले। अगर उन्होंने हमें एक ऐसा रिमार्क, ऐसी टिप्पणी कर दी हमारे ऊपर, कुछ ऐसा बोल दिया जो कि कॉस्टिक है। कॉस्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसका मतलब है हार्श या हर्टफुल, जिससे कि हमको दुख पहुंचे, कड़वा सा रिमार्क कर लिया। ठीक है। एन ओल्ड बिट्रेयल, किसी ने हमको पुराने टाइम पे कोई धोखा दिया, बिट्रे किया। और द नैगिंग फियर ऑफ फेलियर, या तो हमारे मन में जो डर बसा हुआ है, नैगिंग मतलब जो बार बार उभर के आता रहता है, नैग करता रहता है, हमको दर्द देता रहता है। फियर ऑफ फेलियर कि क्या पता मैं फेल हो जाऊं, असफलता का जो डर होता है। तो ये वाली चीजें जो हैं, कैन imperceptibly imperceptibly pile up,
अब जो ये है imperceptibly, ये एक एडवर्ब है। इसका मीनिंग है कि बिना महसूस किए, बहुत ही धीरे धीरे। ठीक है, इन अ वे दैट कैन नॉट बी इजिली नोटिस्ड, मतलब कि आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे ये वाली चीजें जो है, जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, इसने मेरे को ये बोल दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया, क्या पता सफलता हासिल हो ना हो। तो ये धीरे धीरे बिना महसूस किए, हमको पता भी नहीं लगेगा, ये क्या हो सकता है, पाइल अप, मतलब इकट्ठा होना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, पाइलिंग अप। ठीक है, पाइलिंग अप मतलब हुआ कि एक्यूमुलेट ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई चीज पाइल अप होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, तो ये हमारे दिमाग में इकट्ठी होती रहेंगी, मेकिंग एवरी फ्रेश चैलेंज अपीयर फार मोर ओनरस, ओनरस देन इट ट्रूली इज, बनाते हुए हर एक नई चैलेंज, चुनौती जो हमारे रास्ते में आएगी, उसको फार मोर मतलब और भी ज्यादा, और ओनरस का मतलब होता है बर्डनसम, जिसमें बहुत एफर्ट लगे, प्रयास लगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कि बर्डन, बर्डन दिमाग में डाल दे, हमको काफी थका दे। ठीक है, तो ये हमको चैलेंजेस कैसे लगेंगे, बहुत ही कठिन, बहुत ही बोझ वाले, देन इट ट्रूली इज, इतने वो हों भी ना, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में इतना बोझ पड़ा हुआ है, इमोशनल बैगेज है, कि अब बस एक चुनौती और आ जाएगी तो हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। नर्सिंग रिजेंटमेंट इज रादर लाइक क्लचिंग अ बर्निंग एम्बर। यहाँ पे नर्सिंग का मतलब है कि रखना, बसा के रखना, रिजेंटमेंट गुस्सा अपने मन में बसा के रखना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने पकड़ा हुआ है एक जलता हुआ अंगारा। यहाँ पे ये मेटाफर की तरह यूज हुआ है कि मतलब जैसे कि जलते हुए अंगारे को अगर हम पकड़ेंगे तो हमारा तो हाथ ही जल जाएगा, इसी तरीके से अगर दिमाग में हम किसी के प्रति गुस्सा और बुरी भावनाएं ये बहुत देर तक रखते हैं, तो हमारे दिमाग को भी वो खराब कर सकता है। तो जैसे कि नर्सिंग बैड फीलिंग अगेंस्ट समबडी। ठीक है, नर्सिंग मतलब आप बसा के रखते हो रिजेंटमेंट, ये तो ऐसा ही है जैसे कि आपने किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ा हो, इन द होप दैट समवन एल्स गेट स्कॉच्ड, और इस होप में आपने पकड़ के रखा हुआ है अपने हाथ में जलता हुआ अंगारा, कि कोई दूसरा इस जलते अंगारे से जल जाएगा। तो यहाँ पे ये सब मेटाफोरिकली यूज किया गया है कि पकड़ा हुआ है अपने आप जलता हुआ अंगारा, सोच रहे हो कि इससे फिर दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा अगर आप जलते अंगारे को पकड़ोगे, बर्निंग एम्बर पकड़ोगे, तो खुद को नुकसान होगा। इट इज अल्टीमेटली, आखिरकार होगा क्या, अ सेल्फ डिफीटिंग परस्यूट। तो ये कैसा काम है, सेल्फ डिफीटिंग मतलब अपने आप को ही नुकसान का कारण बनाने वाला, खुद आप अपने आप को डिफीट कर रहे हो, तो सेल्फ डिफीटिंग काम है ये। सो क्या मतलब हो गया सेल्फ डिफीटिंग का, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कॉजिंग हार्म टू वन सेल्फ इंस्टेड ऑफ अचीविंग द इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब सोचा आपने ये था कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाऊंगा ऐसे करके, लेकिन खुद को नुकसान हो रहा है, तो ये काम बिल्कुल गलत है। फॉरगिवनेस डज नॉट विंडिकेट द पास्ट, फॉरगिवनेस मतलब किसी को माफ कर देना, क्षमा कर देना, माफी दे देना। डज नॉट विंडिकेट, ये वर्ब है, इसका मतलब हो गया कि किसी को सही ठहराना। टू क्लियर समवन और समथिंग फ्रॉम ब्लेम और क्रिटिसिज्म, अगर आप किसी को फॉरगिव कर देते हो, डज नॉट विंडिकेट द पास्ट, तो ऐसा नहीं है कि पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उससे आप उसको मुक्ति दे दोगे, बट इट सिंपली इमेंसिपेट्स। इमेंसिपेट ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब है मुक्त कर देना या उसको फ्री कर देना। इट सिंपली इमेंसिपेट्स अस, वो हमको खुद फ्री कर देता है, फ्रॉम बीइंग हेल्ड होस्टेज टू इट। अब किससे फ्री करता है, फ्रॉम बीइंग रहते हुए, हेल्ड होस्टेज ये एक एक्सप्रेशन है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है बंधक बनकर रहना, कि हम तो अपने दिमाग में अभी तक एक प्रिजनर की तरह बन के हमने विचारों को रखा हुआ था, जिसके बोझ तले हम लोग दबे हुए थे, तो उससे हमने अगर किसी को फॉरगिव कर भी दिया, तो हमने अपने आप को भी मुक्त कर दिया, क्योंकि हम उसी से अब तक बंधे हुए थे और हमारी ग्रोथ सीमित होकर रह गई थी, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और बहुत बोझ था दिमाग में।
It simply emancipates us from being held hostage to it, allowing us to finally move on. Move on का मतलब है आगे बढ़ना. ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है पास्ट को पीछे रख देना और फिर आगे बढ़ना लाइफ में. तो अगर आप किसी को फॉरगिव कर देते हो जिसने आपके साथ पास्ट में गलत भी किया है, अपने दिमाग में ज्यादा उसको सोचते नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पास्ट से आपने उसको मुक्ति दे दी, विंडिकेट कर दिया, सही ठहरा दिया. ये नहीं है, लेकिन आप खुद इससे क्या हो गए, मुक्त हो गए, क्योंकि आप इसी के बंधन में बंधे हुए थे अब तक और आपका ग्रोथ भी नहीं हो रहा था. सो नाउ फाइनली आपने अलाउ कर दिया अपने आप को कि आप मूव ऑन कर सकते हो लाइफ में. The Japanese art of kintsugi imparts a profound truth. अब एक जापानीज आर्ट है. अब ये कौन सी आर्ट है? जापानीज आर्ट किंसुगी, टूटे बर्तनों को सोने से जोड़ने की एक जापानीज आर्ट है. तो इसको आप गोल्डन सुनहरी मतलब गोल्डन जॉइनरी भी बोलते हो. अभी पढ़ेंगे क्या है ये. ठीक है, तो इम्पार्ट्स ये हमको सिखाती है अ प्रोफाउंड ट्रूथ. प्रोफाउंड मतलब डीप, एक गहरी सच्चाई हमको सिखाती है. रादर देन कंसीलिंग द फ्रैक्चर. कंसील मतलब कि छिपाना. तो अब जैसे दरार पड़ गई किसी चीज में, क्रैक आ गया, तो रादर बजाय इसके कि वो इसको छिपाएं, फ्रैक्चर्स दरारों को छिपाएं, इन द ब्रोकन पॉटरी, टूटे हुए घड़ों में या बर्तनों में, आर्टिसंस फिल देम विद गोल्ड. जो कारीगर है वो इनको भर देते हैं एक गोल्ड से. ठीक है, गोल्ड. सो इसमें गोल्ड डस्ट लगा देते हैं ब्रोकन लाइंस के ऊपर. ठीक है, तो आर्टिसंस फिल देम विद गोल्ड, रेंडरिंग द ऑब्जेक्ट मोर प्रेशियस देन इट वॉज बिफोर इट्स डैमेज. सो रेंडरिंग यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब हो गया कि बनाते हुए या बना देना, टू कॉज समथिंग टू बिकम. तो रेंडरिंग द ऑब्जेक्ट की जो ये टूटा हुआ एक बर्तन था वो और भी प्रेशियस और भी कीमती हो गया जितना वो पहले था, अपने डैमेज होने के पहले था. पहले जो भी बर्तन रहा होगा उसमें क्रैक आ गया, उसको फिर गोल्ड डस्ट से भर दिया, तो अब वो उसकी कीमत और भी बढ़ गई. तो ये है वो जापानीज आर्ट ऑफ किंत्सुगी, जिसको कि गोल्डन जॉइनरी भी बोलते हैं. ह्यूमन लाइफ मिरर्स दिस वेरी पैटर्न. इंसान की जिंदगी, हम ह्यूमन बीइंग्स की जिंदगी भी यहाँ पे मिरर्स जो है वो वर्ब है और इसका मतलब हो गया रिफ्लेक्ट, मतलब कि रिफ्लेक्ट करती है. दिस वेरी पैटर्न, इसी पैटर्न को. यहाँ पे वेरी जो है वो पैटर्न के ऊपर जोर दे रहा है कि इसी पैटर्न को और भी दर्शाती है ह्यूमन लाइफ. हम हमारी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ भी यही पैटर्न दर्शाती है. आवर डिसअपॉइंटमेंट्स, लॉसेस एंड सेटबैक्स नीड नॉट डिमिनिश अस. जितने भी हमारे निराशाएं रही है, दुख तकलीफें रही हैं, लॉस कोई चीज हमने खोई है या असफलताएं मिली है, तो ये सब की सब डिमिनिश मतलब कि बिकम लेस या कम करना, कमजोर हो जाना, कमजोर पड़ जाना. नीड नॉट डिमिनिश अस, जरूरी नहीं है कि ये हमको कमजोर कर दे. इंस्टेड, इसके बजाय, दे कैन बिकम द क्रूसिबल क्रूसिबल दैट डीपन्स आवर एम्पैथी. ये सारी की सारी चीजें जो दुख तकलीफें हैं ये बन सकती हैं एक ऐसा कठिन टेस्ट जिससे कि फिर हमारी ग्रोथ हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो. तो क्रूसिबल ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है एक बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट जो व्यक्ति को और भी मजबूत बनाता है. तो ये दुख तकलीफें हमारी लाइफ में आई हैं, हमने इनसे कुछ ना कुछ सीखा और इस मुश्किल टेस्ट से गुजरने के बाद हम और हमारी ग्रोथ और अच्छी होगी. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे डिसअपॉइंटमेंट, लॉसेस, सेटबैक जरूरी नहीं है कि वो हमको कमजोर कर दे, बल्कि वो तो बन सकते हैं एक कठिन परीक्षा हमारे लिए जो कि हमको फिर और भी स्ट्रांग बनाती है. दैट डीपन्स आर एम्पैथी, हमारी सहानुभूति को और भी मजबूत बनाती है. एंड विजडम, और समझदारी, हम और भी समझदार बन जाते हैं क्योंकि हम और भी वाइज हो जाते हैं. चीजें हमको समझ में आती है कैसे हम सेटबैक से बाहर निकलें, क्या क्या हमने अपने सेटबैक से सीखा, डिसअपॉइंटमेंट से सीखा, लाइफ ने हमको क्या क्या सिखाया. एज लेनर्ड कोहेन मेमोरेबली रोट. सो मेमोरेबली का मतलब है कि एक यादगार ढंग से, कि वो लोग याद रखें उसको. लेनर्ड कोहेन ने एक यादगार तरीके से बोला है, देर इज अ क्रैक इन एवरीथिंग, दैट्स हाउ द लाइट गेट्स इन.
यहाँ पे क्रैक का मतलब है कि हमारी कमियां, हमारे जो दर्द हैं, तकलीफें हैं, स्ट्रगल्स हैं लाइफ में। सो देर इज अ क्रैक इन एवरीथिंग। हर इंसान के, हर एक ह्यूमन की लाइफ में कुछ कमियां होती हैं, प्रॉब्लम्स और फेलियर्स भी आते हैं। दैट्स हाउ द लाइट गेट्स इन। और लाइट का यहाँ पे मीनिंग है, एक मेटाफर की तरह यूज किया है कि दैट इज हाउ होप, विजडम, ये इंसान सीखता है। सो बोलने का मतलब है कि लाइफ में जितनी भी दरारें हैं, क्रैक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं के थ्रू ये होप सीखी जाती है और ग्रोथ हमारे अंदर आती है। और या तो ऐसे बोल सकते हो, ग्रोथ की रोशनी हम सब में फिर वो फैलती है। परहैप्स हीलिंग डज नॉट कमेंस व्हेन लाइफ टर्न्स फ्लॉलेस। हीलिंग मतलब कि घाव भरना, और कमेंस होता है स्टार्ट। परहैप्स होता है शायद। शायद घाव भरना तब स्टार्ट नहीं होता जब हमारी लाइफ बिना किसी कमी के हो, मतलब कि जब हमारी कमी है ही नहीं लाइफ में, तब इसका मतलब नहीं है कि हम हील करना शुरू कर दें। कब शुरू होगी? इट बिगिंस द मोमेंट वी स्टॉप हाइडिंग आवर स्कार्स एंड स्टार्ट रिगार्डिंग देम इंस्टेड एज क्वाइट टेस्टमेंट्स। तो पहले ये कर लेते हैं कि तब शुरू होती है हीलिंग, तो तब शुरू होती है जिस पल हम छिपाना छोड़ दें अपने स्कार्स, अपनी डिफिकल्टीज को, परेशानियों को। जब कभी असफलताएं हैं, डिफिकल्टीज हैं, स्ट्रगल्स को अपने ही मन के अंदर उसको भरना, छिपाना बंद कर दें। एक तो ये है, तब शुरू होती है जब हम छिपाते नहीं हैं। एंड स्टार्ट रिगार्डिंग देम, मतलब हम उसको कुछ ऐसा ना सोचें कि ये कुछ गलत चीज है, और रिगार्ड देना शुरू करें। रिगार्डिंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है कि हम मानने लगे, उनको समझने लगे, इसके बजाय कि वो टेस्टामेंट्स हैं, मतलब कि वो प्रूफ है, एविडेंस है। टेस्टामेंट्स प्लूरल नाउन है यहाँ पे। क्वाइट टेस्टामेंट्स मतलब कि वो प्रमाण है, प्रूफ है। किस चीज का प्रूफ है? टू द फैक्ट दैट वी एंड्योर्ड, इस चीज का कि हमने लाइफ की मुश्किलों को झेला, सहा। एंड्योर करना मतलब सहना। एंड अगेंस्ट द ऑड्स प्रिवेल्ड। और अब ये जो है अगेंस्ट द ऑड्स, इस ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि मुश्किल हालातों के बावजूद भी, ऑड्स मतलब कि जो मुश्किल हालात हैं उसके विपरीत, ठीक है, उसके अगेंस्ट, डिस्पाइट ग्रेट डिफिकल्टीज, वी प्रिवेल्ड। प्रिवेल का मतलब है कि हम बने रहे और हम सक्सीड हुए, ठीक है। सक्सीड डिस्पाइट डिफिकल्टीज, दैट वी सक्सीडेड in spite of difficulties, against the odds we prevailed. In the end, the true art of resilience does not lie in never faltering. तो एंड में अब यहाँ जो राइटर है वो कहना चाहते हैं कि असली आर्ट जो है रेजिलियंस की। अब रेजिलियंस क्या होता है? बाउंसिंग बैक अबिलिटी, रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, ये वाली जो आर्ट है लचीलेपन की, डज नॉट लाई, ये इसमें नहीं बसी हुई है कि हम कभी भी फॉल्टर न करें, कभी भी न डगमगाएं, और स्ट्रेंथ लूज ना करें, कॉन्फिडेंस लूज ना करें, बट इन लर्निंग टू कम टू टर्म्स विद आवर फ्रैक्चर्स। बट जो ट्रू आर्ट ऑफ रेजिलियंस है वो इसमें है कि हम सीखें। लर्निंग क्या? कम टू टर्म्स विद। अब ये भी एक इडियम है, इसका मतलब हो गया कि किसी चीज को स्वीकार करना, धीरे धीरे समझौता कर लेना, ग्रेजुअली एक्सेप्ट एन अनप्लेजेंट रियलिटी, ठीक है। तो अगर आप फेलियर, यू हैव कम टू टर्म्स विद द फेलियर, दैट मीन्स आपने फेलियर को अब धीरे धीरे स्वीकार कर लिया है और अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये है, ये आर्ट सीखने में है, लर्निंग टू कम टू टर्म्स विद आवर फ्रैक्चर्स। और फ्रैक्चर यहाँ पे क्या हो गया? कमियां। ये वो वाले फ्रैक्चर नहीं है लिटरल टर्म में, ये कि हमारी जो कमियां थी, असफलताएं थी। एंड राइज अबव देम, राइजिंग अबव समथिंग, ये भी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि टू ओवरकम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के ऊपर आप काबू पा लो, उसके ऊपर उबर जाओ, बाहर आ जाओ उन डिफिकल्टीज के थ्रू। टू लेट गो, अब हम अपने टाइटल की तरफ आ जाते हैं कि जाने देना। टू लेट गो इज नॉट टू फॉरगेट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीजों को भूल गए हो। इट इज टू स्टॉप अलाउइंग द पास्ट टू डिक्टेट द प्रेजेंट, बल्कि
इसका मतलब ये है कि आपने अपने पास्ट को आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन पर हावी नहीं होने दिया है, कि आपका जो प्रेजेंट है वो आपका पास्ट निर्धारित करे। तो इस तरीके से तो आप कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो भूलना इसका मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि आपने उसको लेट गो मतलब जाने दिया है, ताकि आप आगे बढ़ सको। एंड देयर इन लाइज द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि विरोधाभास, अ स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट कंटेन्स ट्रूथ। जो आपको शुरू में ऐसे लगे कि नहीं ये तो गलत है, लेकिन बाद में वो सच लगे, आपको सच साबित हो। ठीक है, तो यहीं पर तो छिपा हुआ है वो पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का क्या मतलब हो गया? विरोधाभास। और वो क्या है? ऑफ हीलिंग, मतलब कि घाव भरने का जो पैराडॉक्स है यहीं छिपा हुआ है। और अब ध्यान से जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और डिफिकल्ट लाइंस है उनको समझते हैं। वी ग्रो स्ट्रोंगेस्ट नॉट डिस्पाइट आवर वूंड्स। वूंड्स का मतलब होता है घाव। वी ग्रो स्ट्रोंगेस्ट नॉट डिस्पाइट आवर वूंड्स बट बिकॉज ऑफ द लाइट दैट सीप्स थ्रू देम। सीप थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है धीरे धीरे भीतर आना या फिर बाहर निकलना। To pass through slowly through small openings to gradually become noticeable, कि धीरे धीरे फिर वो नजर में भी आ जाए, तो धीरे धीरे आना। तो अगर जिंदगी में घाव ना हो तो उससे हम स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनेंगे, बल्कि हमारी जो कमजोरियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, फेलियर्स हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। तो हम अपने जो भी वुंड्स हैं, घाव हैं, उसके बावजूद नहीं, बल्कि अपने वुंड्स से मिली सीख, या हमने फेलियर से क्या सीखा, डिफिकल्टीज से क्या सीखा, उसकी वजह से और भी ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो यहाँ पे राइटर बोलना चाहते हैं कि जो भी हमारे वुंड्स हैं, घाव हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो हमको सिर्फ दर्द नहीं देते। अगर हम सही आउटलुक से उनको देखें तो वही वुंड्स, वही डिफिकल्टीज, वही जख्म और वही घाव हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़े लेसन्स और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी देते हैं। और ये जो उतराव चढ़ाव है ये सबकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, सबको दुख और सुख से होकर गुजरना पड़ता है। लाइफ इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल। तो इसलिए अपने डिफिकल्ट टाइम से सीखना है और आगे बढ़ना है। और दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं लेना है। जब बोझ थोड़ा हल्का करेंगे तभी हम आगे तक जा पाएंगे और सफलता पा पाएंगे। और इसी लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें पूरे वर्ड मीनिंग्स जो है आप डिटेल में दोबारा से भी पढ़ सकते हो। इसमें जो हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब किए, वो भी आप रिवाइज कर सकते हो। कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा मोटिवेशनल पैराग्राफ, मोटिवेशनल आर्टिकल कैसा लगा। और पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।